देखिए, इससे पहले हम लोग फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट पढ़े थे, है ना। और हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। इस दोनों में क्या अंतर है ये समझिए। जैसा कि आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, एक प्रोसेस था, जिस प्रोसेस में आपने देखा था कि एक ट्रायल बैलेंस हमको मिलता है। क्या मिलता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो एक समरी होते हैं बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट के, जिसमें इनकम भी होता है, एक्सपेंसेस भी होता है, एसेट्स भी होता है और लायबिलिटीज भी होता है। अब ये जो इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज है, हम जब उसका फाइनलाइजेशन करते हैं, यानी हम अपना एक रिजल्ट पता करते हैं, पोजीशन पता करते हैं, तो उसको उसके प्रॉपर प्लेस पे हम पोस्ट करते हैं। जैसे इनकम है तो ट्रेडिंग के में डालते हो, एक्सपेंस है तो भी ट्रेडिंग के में, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट भी क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। एंड उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, जिसमें पोजीशन पता करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। तो जो इससे पहले का चैप्टर पढ़े थे उसमें ट्रायल के बाहर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन मौजूद होता था और वो था क्लोजिंग स्टॉक। और याद होगा क्लोजिंग स्टॉक का जो ट्रीटमेंट हम लोग करते थे कि क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह डालते थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। आपने वहां ये भी गौर किया होगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि जो ट्रायल की इंफॉर्मेशन है उसको कहीं एक ही जगह डाल रहे हैं। अगर सैलरी है तो पीएल में डेबिट हो रहा है, लैंड है तो बैलेंस शीट के एसेट में जा रहा है, कैपिटल है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जा रहा है, ड्रॉइंग से माइनस हो रहा है, वेजेज या ट्रेडिंग में जा रहा है, परचेज या ट्रेडिंग में जा रहा है, ऐसा था। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम सीखते हैं कि जो ट्रायल के अंदर इंफॉर्मेशन है वो एक एडजस्टेड फिगर है, वो कैलकुलेटेड फिगर है, वो आ चुका है, उसका डबल एंट्री सिस्टम से कॉन्सेप्ट से हमने अकाउंटिंग कर रखा है। जब जो चीज हो चुका है, एडजस्टेड हो चुका है, तो जो डेबिट है उसको डेबिट में डाल दो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में डाल दो। लेकिन ट्रायल के बाद जो इंफॉर्मेशन था क्लोजिंग स्टॉक, उसको वो अनएडजस्टेड फिगर हुआ था, उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन। और उसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को जब एडजस्टमेंट करते हैं तो हम अकाउंटिंग जो भी करते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे करते हैं। किस कॉन्सेप्ट पे करते हैं? डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हैज इट्स टू इंपैक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। जब दोनों बराबर होगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जा रहा है और सेम अमाउंट से बैलेंस शीट के एसेट्स में जा रहा है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। एसेट्स क्या होता है? डेबिट होता है। तो वहां पर क्लोजिंग स्टॉक के अलावा और भी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करते थे। दैट्स व्हाई उस चैप्टर को हम बोलते थे फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट मतलब बिना एडजस्टमेंट के ही हम सवाल को बना रहे हैं। तो एक सिंपल वर्जन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ये जो चैप्टर है ये एडवांस लेवल है, एडवांस वर्जन है। यानी इस चैप्टर का नाम जब समझ में आ रहा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस के बाहर भी हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। ट्रायल बैलेंस के बाहर भी हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन। और उस एडिशनल इंफॉर्मेशन का हम एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एडजस्टमेंट करेंगे कि हाँ ये यहां करना है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा, उस सब का एडजस्टमेंट डबल एंट्री सिस्टम पे करेंगे। किस सिस्टम में करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम पे करेंगे। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हम जिस अमाउंट से कहीं डेबिट कर रहे हैं, सेम अमाउंट से हम कहीं ना कहीं क्रेडिट करेंगे या डेबिट को उतना से माइनस कर देंगे। और ट्रायल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बस डेबिट और डेबिट साइड डालेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड डालेंगे। उसका डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। तो दिस चैप्टर इज द एडवांस लेवल ऑफ द फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, वेयर वी adjust the additional information on the concept of double entry system, where the amount will be debited as well as
क्रेडिट है। अब हम लोग फाइनल अकाउंट विदाउट विद एडजस्टमेंट में तीन चीज बनाएंगे। वो तीन चीज क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बोल रहे हैं, ये बहुत सारे चीज मिल सकते हैं। जैसे किसी का एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, किसी का एक्सपेंसेस प्रीपेड है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, एप्रिसिएशन है, रिवैल्यूएशन है, ड्रॉइंग्स है, क्लोजिंग इन्वेंटरी है, गुड्स इन ट्रांजिट है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो एडजस्टमेंट में मिलेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेंगे जिसका हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको हम लोग अब लिखेंगे। लिखिए फाइनल अकाउंट with adjustment is the advanced level of final account without एडजस्टमेंट। बाबा बात नहीं करिए, रिकॉर्ड हो रहा है। विदाउट एडजस्टमेंट। एनिभा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस होगा बेटा। इन फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट we adjust the additional information which are available outside of trial balance the information available outside of trial balance is called additional information or adjustment. The additional information will be adjusted while preparing final account by following double entry system. डबल एंट्री सिस्टम
tell us that every transaction and events has its two impacts. That is debit and credit. Both debit and credit must be of equal amount. चलिए, तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट होगा जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा उसको दो जगह हम लोग डालेंगे या दो जगह एडजस्ट करेंगे। जितना डेबिट करेंगे उतना ही हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। कोई इशू नहीं है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। There may be various items which are available in trial balance or outside ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन वही कहलाएगा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा कि बाहर होगा, बाहर। यानी जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है यही कहलाएगा। हमको इसी का एडजस्टमेंट करना है। जो ट्रायल के अंदर है इसका एडजस्टमेंट नहीं करना है। बात समझ आ रही है? जैसे एग्जाम्पल समझिए। देखो, जैसे क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे और लिख सकते हैं, स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर कह सकते हो बेटा। और मान लीजिए ये है मेरा 50,000 रुपया। कितना है? 50,000। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर अपीयर्स होगा इन ट्रायल बैलेंस, कहां पर होगा? तो ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक जब भी कभी दिखेगा डेबिट साइड दिखेगा। कहां दिखेगा? अब बताइए इसका एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है? तो इसको कितना जगह दिखाएंगे? एक जगह की दो जगह? एक जगह। क्यों एक जगह दिखाएंगे? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है। अब वो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखता है? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। बैलेंस की जो एसेट साइड दिखता है वो एसेट जो भी होता है डेबिट होता है। कभी भी क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में हो तो ये सिर्फ एक जगह दिखेगा, वो है कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा मात्र एसेट साइड। यानी ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड नहीं दिखेगा। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड नहीं दिखेगा, ध्यान रखिएगा। अब सर कब दिखेगा? देखो ध्यान से। अगर appears outside of ट्रायल बैलेंस, अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर में मौजूद हो तब दिखेगा। तो इसमें तो देखो ट्रायल के बाहर में लिखा हुआ है तो वहां डेबिट क्रेडिट तो नहीं ना है। ट्रायल में जो इन्फॉर्मेशन रहता है तो कहीं ना कहीं डेबिट या क्रेडिट में रहता है, तो जहां है वहां डाल दो। लेकिन ट्रायल के बाहर तो ना डेबिट लिखा हुआ ना क्रेडिट लिखा हुआ है तो उसका डेबिट क्रेडिट दोनों करना पड़ जाएगा हमको। तो
तो जब ट्रायल बैलेंस के बाहर में क्लोजिंग स्टॉक है तो हम इसको दो जगह दिखाएंगे। पहला कहाँ दिखाएंगे? ट्रायल बैलेंस तो नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड? क्रेडिट साइड। और जब ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड दिखा दिए, क्रेडिट कर लिए, तो कहने के हमको डेबिट भी तो करना पड़ेगा। तो दूसरा कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में एसेट्स। बहुत अच्छा। बैलेंस शीट में किस साइड? एसेट्स। एसेट साइड। और ये याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी दिखाएंगे तो लोअर पे दिखाएंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो ऐसे सवाल किए तो याद है? हाँ सर। मतलब सर जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट है 70,000 और मार्केट वैल्यू है 80,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 70। दोनों तो नहीं दिखा सकते हैं, 1.5 लाख मत दिखा दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट 70,000। दूसरा समझिए, मान लो कॉस्ट है 70,000 और मार्केट वैल्यू है 65,000। अब कितना दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक? 65। हमेशा कॉस्ट पर ही दिखाएंगे ऐसा नहीं है, जो लोअर होगा उस पर दिखाएंगे। सबसे कम। मार्केट में अगर कम वैल्यू हो गया तो कम दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि सर ये मेरा इनकम का साइड जाता है और हम ज्यादा पे दिखाएंगे तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, और जब हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। एंड इनकम टैक्स या कोई भी लॉ जो बनता है तो फॉर द बेनिफिट और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक बनता है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट या कंपनी, सॉरी गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट नहीं बनता है। गवर्नमेंट जो भी कानून लाती है, जो भी चीज़ करती है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए। और बिहार में शराबबंदी है तो इंसान के हेल्थ के को देखकर ही शराबबंदी किया गया। जूस बंदी क्यों नहीं हो जाते? बोलेगा तो ऐसे सिगरेट भी बैन करवा देना चाहिए सर, गुटखा बैन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू मिलता है। बहुत सारे स्टेट में शराबबंदी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट को खूब रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट की भी मजबूरी होती है। बट ऐसे चीज़ें जब मिलते हैं तो उस पर वो कॉशंस लिखा रहता है, वार्निंग लिखा रहता है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट किल्स, इट कॉजेज कैंसर। मूवी जब देखेंगे आप, टीवी में देखेंगे, जब भी कभी कोई शराब पी रहा है या वाइन पी रहा है या वो क्या बोलते हैं सिगरेट पी रहा है, तो वहाँ पर नीचे लिख देता है बड़े बड़े शब्दों में। और सिनेमा स्टार्ट होने से पहले भी देखो दिखाता है, बल्कि वो बोलता है कि ऐसा हो जाएगा, टेंशन। चलिए, तो कोई भी लॉ बनता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनता है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा समझिए, एग्जाम्पल 2 ऐसे ही लिखे हैं, नहीं लिख सकते हैं। हाँ कहाँ से लिखना है? एग्जाम्पल 1 यहाँ से। एग्जाम्पल से नहीं एग्जाम्पल हाँ यहाँ तक तो लिख चुके हैं ना। लिख लिया इसको। हाँ सर हम लोग भी हैं। इन लोगों कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार एग्जाम्पल हम 2 करते हैं। जैसे मान लो लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? बकाया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? यानी सर कि कोई मेरे यहाँ काम किया है एम्प्लॉय जिसको सैलरी देना है लेकिन अभी हम नहीं, तो मेरा खर्चा तो बन गया, खर्चा मेरा बन गया, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर देंगे, बट
अभी मेरी आउटस्टैंडिंग जितनी है वो मेरे लिए लायबिलिटी है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, इस आउटस्टैंडिंग का और भी नाम होता है, जैसे अनपेड, एरियर, ड्यू, पेबल, नॉट येट पेड, येट टू बी पेड। इतने सारे नाम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, बकाया के और भी नाम होते हैं, जैसे अनपेड नहीं पेड किए, एरियर बकाया, ड्यू बकाया, पेबल पे करना है बकाया, नॉट येट पेड अभी पेड नहीं किए हैं, येट टू बी पेड अभी पेड करना है। एंड these all are liability। ठीक है। अब सपोज करो कि सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है इन ट्रायल बैलेंस है, तो इन ट्रायल बैलेंस से तो इसका एडजस्टमेंट हो गया। तो इन ट्रायल बैलेंस से तो किस साइड होगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी होता है। और ये कहाँ कितना जगह जाएगा ट्रायल बैलेंस में? तो एक ही जगह जाएगा, वो है बैलेंस शीट इन लायबिलिटी साइड। लेकिन अगर सर आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तब क्या करेंगे? तब तो डेबिट क्रेडिट नहीं है, तब तो डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड इन दैट केस पहले हम अब जाएंगे पीएल अकाउंट में। कहा जाएंगे? किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड। और डेबिट साइड में जाकर सैलरी जो लिखा होगा ट्रायल में जो रहेगा उसको लिख लेंगे। ट्रायल बैलेंस वाला सैलरी जो लिखा रहेगा, सैलरी पेड जितना की है, और उसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, और ये वाला अमाउंट दोनों जोड़कर अमाउंट में डाल देंगे। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखा रहेगा तो पीएल में जाइएगा, सैलरी में जोड़ दीजिएगा जितना पेड किए। अब दूसरा काम है, क्या करेंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज यूजुअल। किधर? लायबिलिटी। जो भी आउटस्टैंडिंग, सिर्फ सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी अगर बकाया, कोई भी खर्चा बकाया है, सेम ट्रीटमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी में प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी नहीं दिए। मान लो कि मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय 10,000 का महीना पे कमाता है। एक एम्प्लॉय कितना महीना पे सैलरी लेता है? सैलरी पर मंथ कितना है? 10,000। और हम उसको सैलरी पेड किए 1 लाख रुपया एक साल में। तो सैलरी एक साल में कितना बनेगा? 1,20,000। 1,20,000 बनेगा ना। तो सैलरी बकाया अभी कितना है मेरे पास? 20,000 बकाया है ना। तो मेरा खर्चा 1 लाख माना जाएगा कि 1,20,000 माना जाएगा? 1,20,000 माना जाएगा। तो यही पीएल में डेबिट होगा। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या कर रहे हैं हम? जोड़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए। सर अगर रेंट आउटस्टैंडिंग कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको यही ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो रेंट का ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा? हाँ, रेंट, वो रेंट जो ट्रायल बैलेंस दिया है वो रेंट पेड माना जाएगा।
इसमें किनारे देखिए। छोटा हुआ है। लिखी जल्दी। वो था ही नहीं स्क्रीन पे ना। सपोज करिए लिखा हुआ है रेंट प्रीपेड। ये प्रीपेड क्या होता है जानना जरूरी है। प्रीपेड को बोलते हैं पेड इन एडवांस। जैसे अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का स्मार्ट मीटर लगा हुआ है सबके यहाँ, तो वो प्रीपेड मीटर कहलाता है ना। तो ये प्रीपेड मीटर का मतलब क्या है, पहले पैसा एडवांस जमा करेंगे तब हम उसका यूज करेंगे। तो प्रीपेड जो होता है, जो मेरे लिए एसेट्स होता है। क्या होता है बेटा? क्योंकि हमने एडवांस दे रखा है, अगर हम उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमको फिर वापस मिल जाएगा ना पैसा। दैट्स कॉल्ड प्रीपेड। मान लो कि हम लैंडलॉर्ड को 3 महीने का एडवांस रेंट दिए हुए हैं और रूम को अगर खाली करना पड़ेगा तो हमको जो हमने एडवांस दे रखा है वो हमको वापस कर देंगे। हमने स्टाफ को सैलरी एडवांस दे रखा है, प्रीपेड सैलरी कहलाएगा। तो वो स्टाफ अगर काम छोड़ कर जाएगा तो वो क्या करेगा, पैसा वापस करेगा। या दूसरा कि अगर हमने प्रीपेड का सैलरी एडवांस दिया है तो जितना एडवांस दिया उतना उसको काम करना पड़ेगा। तो प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, यानी हमने एडवांस में दे रखा है। ये वैसा एक्सपेंस होता है जो भी खत्म नहीं होता है, यानी दोज एक्सपेंसेस which are unexpired। अनएक्सपायर्ड मतलब एक्सपायर्ड अभी नहीं हुआ है, कंज्यूम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, यानी हमने ज्यादा खर्चा कर दिया है। यानी जितना खर्चा बना उसे ज्यादा दे दिया है, तो क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। पहले एग्जांपल समझिए। सैलरी मान लो, सॉरी रेंट की बात करते ना लोग, रेंट पे जाते हैं। मान लो रेंट आपका 10,000 पर मंथ, तो फॉर द ईयर कितना होगा, 1,20,000। 10,000 इंटू 12, 1,20,000 होगा। यानी पूरे साल भर मेरा रेंट का खर्चा कितना बनेगा, 1,20,000। कोई दिक्कत नहीं लगेगा। लेकिन मान लो हमने यहां पर रेंट पेड कर दिया 1,50,000। अब बताइए मेरा पैसा 1,50,000 गया, लेकिन मेरा खर्चा कितना माना जाएगा, 1,20,000। तो हम कितना एडवांस देते हैं, 30,000। तो रेंट प्रीपेड कैसे निकलेगा, रेंट पेड माइनस रेंट एक्सपेंस, 1,50,000 माइनस 1,20,000 कितना आ गया, 30,000 गया। और अगर मान लो कि हमको रेंट एक्सपेंस निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, रेंट पेड माइनस रेंट प्रीपेड। कोई दिक्कत नहीं है। तो रेंट पेड कितना है और रेंट प्रीपेड कितना है, कितना एक्सपेंस आ जाएगा। अब ये 1,20,000 कहाँ डेबिट होगा, पीएल में डेबिट होगा। और ये 30,000 जो प्रीपेड कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा।
समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए, जैसे मान लेते हैं रेंट प्रीपेड है और ये कहां पर है, ट्रायल में है, तो कितना जगह दिखाएंगे, रेंट प्रीपेड ट्रायल में डेबिट साइड दिखेगा, किस साइड दिखेगा, तो रेंट प्रीपेड ट्रायल में है तो ये सिर्फ और सिर्फ जाएगा बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा बेटा, क्योंकि रेंट प्रीपेड में एसेट्स होता है, क्या होता है, एसेट्स। और अगर रेंट प्रीपेड आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो इसका एडजस्टमेंट नहीं ना हुआ, तो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेंट पेड से यानी पीएल में हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेटा, डेबिट साइड जाएंगे, किस साइड जाएंगे, रेंट पेड लिख लेंगे, जो 1,50,000 मान लो इस एग्जाम्पल के साथ, उसमें से क्या माइनस करेंगे, रेंट, क्योंकि हम पीएल में क्या दिखाते हैं, खर्चा दिखाते हैं, एसेट लायबिलिटी पीएल में नहीं दिखता है। एसेट लायबिलिटी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने एडजस्टमेंट किया, तो यहाँ पर रेंट एक्सपेंस दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कहाँ होगा, बैलेंस शीट में इस साइड। अब समझ में आ रही, कोई क्लियरिटी पूरा हो रही ना, अगर ये समझ गए तो फाइनल अकाउंट की में कोई दम नहीं है, बड़ा मजेदार है, बैलेंस शीट टैली करना हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए नोट करिए, तो कहाँ से, यहाँ से है, ऊपर से, वो यहाँ से,